बार बार लगाया जाता है कि महात्मा गांधी ने अपने प्रभावों का इस्तेमाल कर भगत सिंह की फांसी रुकवाने की कोशिश नहीं की। ये गलत है। महात्मा गांधी और उनके साथियों ने कानूनी रास्ता निकालने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने लेटर तेज बहादुर सप्रू को, एम.आर. जयशंकर को, श्रीनिवास शास्त्री को भी वाइसरॉय के पास भेजा एज एमिसरी कि वो भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए कम से कम बात करें, लेकिन अरविंद तब भी नहीं माने। इसके अगले दिन 21 मार्च को इवन दो इरविन इन्हें फाइनल रिफ्यूजल दे चुके हैं, ये एक बार फिर से इरविन से जाकर बात करते हैं। ये अटेम्प्ट भी फेल। 22 मार्च को एक और डेस्परेट अटेम्प्ट किया जाता है इनके बाद। इरविन महात्मा गांधी को प्रॉमिस करते हैं कि वो रिकंसीडर करेंगे इनके सबमिशन को। अतीत में गांधी उस वक्त भी क्रांतिकारियों की निंदा करते थे जब वो अंग्रेजों की तरफ थे। धीरे धीरे हालांकि वो असहयोगी बन गए थे, किंतु क्रांतिकारियों को अब भी वो हानिकारक मानते थे, जबकि अंग्रेजों के वो इतने कटु निंदक कभी नहीं रहे। वो अपनी कार्यशैली में ऐसे लोगों का वर्चस्व स्वीकार नहीं कर पा रहे थे जो उनके हृदय परिवर्तन के प्रयोग में बाधक थे। इस पर दुखी मन से सचिंद्र नाथ सान्याल ने गांधी को एक ओपन लेटर लिखा, जिसको गांधी ने अपने अखबार यंग इंडिया में पब्लिश भी किया। सान्याल ने लिखा, आपने क्रांतिकारियों को देश का दुश्मन तक कह डाला। आप सहिष्णुता का उपदेश देते हैं, किंतु क्रांतिकारियों की अपनी आलोचना में आप उग्रता की सीमा तक असहिष्णु हो गए हैं। जब HSRA ने अंग्रेज पुलिस अफसर सैंडर्स को मारकर टायरेंट गवर्नमेंट बिवेयर कहा, तो गांधी ने एक लेख कर्स ऑफ असैसिनेशन में लिखा, सैंडर्स की हत्या मेरी राय में बुजदिली का काम हुआ, जैसे कोई इनोसेंट रिच मैन दान देने के लिए अपने साथ पैसे लेकर तीर्थ यात्रा जा रहा हो और कोई उसको लूट कर खून कर दे। असेंबली बम धमाका क्रांतिकारियों की आइडियोलॉजिकल मैच्योरिटी का बोल्डेस्ट एक्सप्रेशन था। यह लगभग अहिंसक था और इसका बड़ा मकसद अवाम में जागृति लाना था। इस पर भी गांधी ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की कड़ी आलोचना करते हुए इनकी तुलना एक इंटॉलरेंट मुस्लिम से की। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अदालत को ही मंच बनाकर मुल्क को जगाने वाले इनकलाबी जज्बातों को खुलकर जाहिर किया। इस मशहूर बयान को सभी प्रमुख अखबारों की तरह कांग्रेस बुलेटिन में भी प्रकाशित किया गया। इस पर गांधी ने नेहरू को पत्र लिखकर अच्छे से झिड़का। यह उनके वकीलों के द्वारा तैयार किया हुआ वक्तव्य है, उन लोगों के दिल से निकली हुई सच्ची आवाज नहीं। और वे जो उपवास कर रहे हैं उसकी तुमने जो तायद और पैरवी की है वो भी मुझे पसंद नहीं आई। क्रांतिकारियों ने जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। इस अग्नि परीक्षा में उन्हें पूरे देश का समर्थन मिला। 63 दिन के लंबे और साहसपूर्ण अनशन के बाद जतीन दास शहीद हुए। उनके अंतिम दर्शन के लिए 5 लाख लोगों की भीड़ थी। पूरे देश के दिल में तो हलचल थी, पर गांधी ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा, सिवाय इसके कि जतीन दास के बारे में मैं जानबूझकर चुप हूँ, क्योंकि मैं इस उपवास को उचित नहीं मानता। मनमथ नाथ गुप्त तर्क करते हैं, कई बार अपनी नीतियों में क्रांतिकारी कांग्रेस से भी अधिक अहिंसक होते थे। कांग्रेस ने किसी को भी उत्पन्न नहीं किया जिसने शहादत तक अनशन किया हो। तुरंत आजादी की चाह में HSRA के क्रांतिकारी अब कुछ और बड़ा करने की योजना बनाने लगे थे। क्रांतिकारियों की वायसराय की स्पेशल ट्रेन को बम से उड़ाने की कोशिश ने जहां एक ओर तो समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में सनसनी फैला दी थी, दूसरी ओर कांग्रेस को भी पूर्ण स्वराज्य की बात करने पर मजबूर कर दिया। इरविन तो इस पर चुप रहे, पर गांधी ने इस बार हद ही पार कर दी। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में गांधी ने खुद वायसराय को एक दोस्त की तरह बधाई दी और क्रांतिकारियों की निंदा का प्रस्ताव पेश किया। यह कांग्रेस वायसराय की गाड़ी पर बम फेंके जाने पर दुख प्रकट करती है। वायसराय और लेडी इरविन को सौभाग्य से बाल बाल बच जाने पर बधाई देती है। अब की बार तो कई कांग्रेसी नेता इस प्रस्ताव के विरोध में चुनौतीपूर्वक खड़े हो गए। डॉक्टर आलम ने प्रस्ताव को गैर जरूरी, अनुचित और हानिकारक और इसलिए तिरस्कार योग्य बताया। कांग्रेस पंडाल में उत्तेजना इतनी अधिक थी कि महात्मा के समर्थक जब बोलने के लिए उठे तो उन्हें बुरी तरह से लताड़ा गया। इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। प्रस्ताव 823 के बदले 904 से बड़ी मुश्किल से पास हुआ। आम कांग्रेस अब क्रांतिकारियों के साथ भी उतनी ही खड़ी थी जितनी गांधी के साथ। गांधी लाहौर घटनाक्रम से संतुष्ट नहीं हुए और एक बार फिर यंग इंडिया में द कल्ट ऑफ बम लिखकर क्रांतिकारियों और उनके सिद्धांतों की निंदा करके उनके साथ वाद विवाद में उलझ पड़े। बदले में क्रांतिकारियों ने गांधी को क्रांतिकारी जवाब दिया द फिलॉसफी ऑफ बम लिखकर। यह क्रांतिकारियों की सबसे प्रौढ़ रचना थी। इसमें क्रांतिकारियों ने अपने दर्शन, विचार, चरित्र, सिद्धांत और उद्देश्य को अभिव्यक्ति देने के साथ साथ गांधी के व्यक्तित्व, उनकी दृष्टि और उनके सिद्धांत की भी तात्विक समीक्षा की है। इस पत्र को 26 जनवरी 1930 को सारे देश में बांटा गया। क्रांतिकारियों का जवाब था
किसी प्रकार का गाली गलौज या निंदा उन्हें अपनी निश्चित उद्देश्य प्राप्ति से वंचित नहीं कर सकती। यदि आप चाहते हो कि क्रांतिकारी अपनी गतिविधियां रोक दें तो उसके लिए होना यह चाहिए कि आप तर्क द्वारा अपना मत प्रमाणित करें। क्रांतिकारियों ने कहा कि गांधी जी ने जीवन भर जनजीवन का अनुभव किया है, पर यह बड़े दुख की बात है कि फिर भी वो क्रांतिकारियों का मनोविज्ञान न तो समझते हैं न समझना चाहते हैं। इसी बीच वायसराय इरविन ने भगत सिंह और साथियों के केस को अपने तरीके से निपटाने के लिए सामान्य प्रक्रिया से अलग एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया। गांधी ने वायसराय को लिखे एक खत में इसे छुपा हुआ मार्शल लॉ कहा। 7 अक्टूबर 1930 को इसी ट्रिब्यूनल ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी लिख दी। सारा देश फिक्र में था और उनको बचाने के लिए उम्मीद के हर दरवाजे को तलाशने लगा। अब एक ही आखिरी उम्मीद थी, गांधी और इरविन समझौते के दौरान पूरे देश ने एक आवाज में गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ साथ अन्य प्रमुख कांग्रेसी नेताओं से क्रांतिवीरों की सजा माफ करवाने की भावपूर्ण अपीलें बार बार करी। हर रोज 5000 हस्ताक्षरों सहित याचिकाएं वायसराय को भेजी जा रही थी। 25 फरवरी तक 1,38,000 स्मारिकाएं भेजी जा चुकी थी। समझौता वार्ता के दौरान गांधी अपने मित्र डॉक्टर अंसारी के घर एक दरियागंज में रुके। वर्तमान राष्ट्रपति भवन में तत्कालिक वायसराय हाउस में उनकी मुलाकातें हुई। समझौता वार्ता के संदर्भ में गांधी और इरविन की 17 फरवरी से 5 मार्च तक 8 मुलाकातें हुई। दोनों ने ही अपनी मुलाकातों के रिकॉर्ड रखे हैं। गांधी ने अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई को नोट करवाए हैं, जबकि इरविन ने अपने मीटिंग्स के नोट खुद लिखे हैं। इन 8 मुलाकातों में गांधी ने केवल 18 फरवरी को ही नौजवान क्रांतिकारियों की रिहाई से संबंधित बिना किसी गंभीरता की चर्चा की थी, जिसका इरविन ने भी उसी तरीके से जवाब दिया। इस वार्ता के गांधी के विवरण के अनुसार आजकल के वातावरण को ज्यादा अनुकूल बनाना हो तो आपको चाहिए कि फिलहाल भगत सिंह की फांसी को मुलतवी कर दें। देश में बिना वजह तूफान न उठ खड़ा हो, इसलिए सजा मुलतवी कर देने का इच्छुक हूँ। कोई सरकार उसे छोड़ देगी ऐसी आशा मुझे नहीं है। आप मुझे इस विषय में कोई जवाब ना दे तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। इसी मुलाकात में जब वायसराय ने सुभाष बोस के बारे में सवाल किया तो गांधी ने कहा वो मेरा विरोधी है और मुझ पर इल्जाम लगाएगा। वायसराय के विवरण के अनुसार उन्होंने मृत्यु न देने का आग्रह नहीं किया, लेकिन उन्होंने मौजूदा परिस्थितियों में उस सजा को मुलतवी कर देने की मांग जरूर की। HSRA कमांडर चंद्रशेखर आजाद खुद इसी सिलसिले में कांग्रेस प्रेसिडेंट नेहरू से मदद मांगने आए। नेहरू ने इस बारे में लिखा, एक दिन चंद्रशेखर आजाद मुझसे मिलने आया। 10 साल पहले मैंने उसके बारे में सुना था। वह जानना चाहता था कि अगर कोई समझौता होता तो क्या उन लोगों को भी कुछ शांति मिलेगी, किंतु मैं उसके सवाल का जवाब नहीं दे सका। आजाद की न केवल उम्मीद टूटी बल्कि इलाहाबाद में ही उनकी इंटेल लीक हुई और 27 फरवरी को उनको शहादत मिली। 10 साल पहले जिसके मुंह से हर बेहद की आवाज पर गांधी जी की जय, भारत माता की जय की आवाज निकल रही थी, आज उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। उसी दिन दिल्ली में समझौते के लिए गांधी और इरविन की चौथी मुलाकात हो रही थी। After 8 meetings spread over 3 weeks, the Gandhi-Irwin Pact was signed on March 5, 1931. The settlement was provisional and conditional. The vital question of the objective of independence remained. The prison gates opened. Thousands of civil disobedience prisoners were discharged and welcomed by the people. 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट द गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ। इसका साफ अर्थ था कि भगत सिंह और उनके साथियों की रिहाई से इसका कोई दूर दूर का भी वास्ता न था। गांधी ने उनके लिए कुछ करने की बजाय उनको अपने लिए बेबसी से एक शहीद की मौत की प्रतीक्षा करने दिया।